एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आओ मिलकर पढ़ें। आज से हम अर्थशास्त्र विषय को लेकर भी कुछ वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जो आज हमने टॉपिक लिया है वो है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय कैसे गणना की जाती है और राष्ट्रीय आय क्या है, इन सब को लेकर कई बच्चों में, हमारे कई साथियों में कन्फ्यूजन रहता है। हमारा ये वीडियो कक्षा 12 के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। राष्ट्रीय आय को समझने के लिए दोस्तों आपको दो बिंदुओं को जान लेना अनिवार्य है। एक है फैक्टर कॉस्ट, दूसरा है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट का अर्थ होता है साधन लागत, जबकि मार्केट प्राइस का अर्थ है बाजार मूल्य। साधन लागत जो होती है दोस्तों, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी चीज को बनाने में, किसी वस्तु को बनाने में जो मूल लागत होती है वही साधन लागत होती है। जैसे आपका ये मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन को बनाने में माना लैंड का जो चार्ज लगा, ज़मीन का जो चार्ज लगा, वो 2000 रुपये लगा। इसके लिए जो लेबर लगे या जो श्रमिक लगे उनको भी 2000 रुपये देने पड़े। जो कैपिटल लगा, पूंजी लगी, वो भी 2000 रुपये लगी। और जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है उसे हम कहेंगे उद्यमी। उद्यमी ने भी माना 2000 रुपये लगाए। तो इस हिसाब से 8000 रुपये जो हो गया वो हो गया फैक्टर कॉस्ट, यानी कि मूल लागत। अब सरकार ने कहा यदि आपको ये मोबाइल बेचना है तो 2000 रुपये हमको भी टैक्स देना होगा, यानी कि सरकार ने इसे बेचने के लिए भी 2000 रुपये टैक्स लगा दिया। अब इसका मूल्य हो गया 10,000 रुपये। ये जो 10,000 रुपये मूल्य है यही मार्केट प्राइस कहलाया, यानी कि इसी प्राइस पे ये मार्केट में बिकेगा। इन दोनों में यही अंतर है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक में डायरेक्ट टैक्स जुड़ा होता है। अब ये भी हो सकता है कि वस्तु में गवर्नमेंट द्वारा या सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। जैसे ये मोबाइल का जो सरकार ने कहा, या आप गैस भराते हैं, गैस में आपको पता है कि आप 900 रुपये या 800 कुछ रुपये गैस के देते हैं, तो गैस सब्सिडी के तौर पर गैस वाले आपको कुछ पैसा आपके अकाउंट में देते हैं। तो ये सब्सिडी भी जो वापस हो गई, माना 2000 रुपये में से जो गवर्नमेंट ने टैक्स लिया था 500 रुपये आपको वापस कर दिया, तो अब इसकी जो बाजार कीमत हो जाएगी वो हो जाएगी 9500 रुपये। यही इन दोनों में अंतर है। और इसी के आधार पर हम जब राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आय निकालने के जो तरीके हैं उन्हें इस माध्यम से हम बेहतरी से समझ पाएंगे। राष्ट्रीय आय को बहुत साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं, जो हमारे राष्ट्र की इनकम है एक वित्तीय वर्ष में। वित्तीय वर्ष को समझिए, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है, उसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है या फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। हमारे राष्ट्र की जो एक साल की जो इनकम है वही राष्ट्रीय आय है। ये परिभाषा उपयुक्त तो नहीं है, लेकिन साधारण शब्दों में समझने के लिए ऐसे समझा जा सकता है, जैसे हम आपसे कहें आपके परिवार की आय क्या है, तो आप अपने पिता या माता जो भी घर में कमाने वाला है उससे पूछेंगे तो वो कुछ बताएगा, 10,000 रुपये या 20,000 रुपये। आप कह सकते हैं कि हमारे घर की आय 10,000 रुपये है या 20,000 रुपये है। लेकिन यहाँ पर ये भी बात ध्यान में देने योग्य है कि सरकार घर घर जाकर नहीं पूछती किसकी क्या आय है, उनका योग करके राष्ट्रीय आय का पता नहीं लगा सकती। इसलिए इसकी कुछ विधियां हैं जिसे हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। आइए उस पर कुछ नज़र डालते हैं। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। आपको वो ध्यान से देखनी है, हो सके तो उसे नोट भी करें। हम एक एक को व्याख्यापूर्ण तरीके से बता रहे हैं। इसके लिए आपको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ध्यान से देखिए। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसके अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में जितनी भी राष्ट्र के अंदर जो सीमा है उसमें वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य शामिल किया जाता है। वस्तुओं से आप समझ रहे होंगे एक वर्ष में जितनी वस्तुओं का उत्पादन होता है। अब बात करें सेवा। सेवाओं से अर्थ ये है यहाँ पर, जैसे डॉक्टर है या टीचर है, वो अपनी सेवा देता है तो उसके बदले कोई फीस लेता है, इसे ही कहते हैं सेवा।
इनका जो कुल मौद्रिक मूल्य होता है सेवा और वस्तुओं का, वही कहलाता है जीडीपी, यानी सकल घरेलू उत्पाद। अब हम बात करेंगे जीएनपी। थोड़ा शब्द का अंतर है, यहाँ जीडीपी था, अब अगला जो हम पढ़ रहे हैं वो जीएनपी है, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ध्यान से सुनिए। आपकी स्क्रीन में भी जो परिभाषा दिख रही है उसमें और जो हमने पहले बात की जीडीपी, उसमें केवल इतना अंतर है कि इसमें विदेशों से प्राप्त आय को भी जोड़ दिया जाता है। यानी जीएनपी प्राप्त करने के लिए हम जीडीपी में विदेशों एब्रॉड इनकम यानी विदेशों से प्राप्त आय को भी जोड़ लेते हैं। परिभाषा दी है, इसे आप लिख सकते हैं। अब बात करें एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या यूं भी कह सकते हैं निवल घरेलू उत्पाद या शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये बहुत आसान है दोस्तों। जो हमारी जीडीपी है, जीडीपी में से यदि हम मूल्य ह्रास घटा दें, ऐसे समझिए, माना आपके पास 10,000 रुपये हैं, उसमें से आपने 2,000 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास रियल में या वास्तविक तौर पर जो पैसे बचे हैं वो 8,000 रुपये बचे हैं। इसमें से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है। जीडीपी में से यदि मूल्य ह्रास को घटा दिया जाए तो हमें एनडीपी प्राप्त होता है, जिसे नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं। बात करें एनएनपी, जिसे हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में निवल राष्ट्रीय आय। निवल राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए सकल राष्ट्रीय आय में से मूल्य ह्रास को घटाया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हमने एनडीपी पढ़ा था, निवल घरेलू उत्पाद, तो उसके लिए हमने कहा था हम सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा लेते हैं। यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं, हम जीएनपी में से मूल्य ह्रास घटा रहे हैं, यानी सकल राष्ट्रीय आय में से वित्तीय वर्ष में मशीनों की कीमत में होने वाले परिवर्तन को घटा ले रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी वस्तु की कीमत 5,000 रुपये है, अगले साल 4,000 रुपये हो गई, तो 5,000 और 4,000 का जो अंतर है 1,000 रुपये का, उसे हम इसमें से घटा लेंगे। या ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई भारतीय कंपनी विदेश में जाकर अपना व्यापार करती है, उसमें एक वित्तीय वर्ष में जितनी लागत मूल्य में कमी आई है उसे जीएनपी में से घटा दिया जाए तो हमको एनएनपी प्राप्त होता है। अब एनएनपी दो प्रकार का है, एक बाजार कीमत पर, एक साधन लागत पर। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों अलग अलग हैं। इसे समझें तो हम जब एनएनपी की बात करें साधन लागत पर, तो जब हमको प्राप्त करना है शुद्ध शुद्ध कितना प्राप्त करना है, ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने सरकार को टैक्स दिया है या जो हमने अप्रत्यक्ष कर दिया है उसे घटा देना पड़ेगा, और सरकार जो सब्सिडी देती है, सब्सिडी बहुत कम होती है, उसे इसमें जोड़ देना पड़ेगा। तब हमें पता चलेगी एनएनपी एफसी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो प्राप्त होगा हमको वो फैक्टर कॉस्ट पर प्राप्त होगा। अब बात करें मार्केट प्राइस पर ज्ञात करना है, तो हमको जो एनएनपी हमने साधन लागत पर प्राप्त की थी उसमें हम अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देते हैं, तो वो बाजार मूल्य पर हमको प्राप्त हो जाती है। अब एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य भारत में सीएसओ करता है, जिसे हम केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहते हैं। इसकी स्थापना नई दिल्ली में 1951 को हुई थी। इसकी जो सहयोगी संस्था है वो है एनएसएसओ, यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में हम कहेंगे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है, जबकि ये स्थापित हुआ है 1950 में। एनएसएसओ का कार्य जो है वो घरेलू क्षेत्र की गणना करता है, तो या यूं कहें असंगठित क्षेत्र की गणना का कार्य करता है। ये दोनों संगठन केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। भारत में सांख्यिकीय मामलों के जनक जो थे वो थे पीसी महाबलोनिस। हम इन्हें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जनक के तौर पर भी जानते हैं।
इनके जन्मदिन के अवसर पर ही 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की विधियां क्या हैं और राष्ट्रीय आय के बारे में बाकी अगले वीडियो में जानेंगे। हम तो आपसे जाते जाते यही कहेंगे कि वक्त की सबसे अच्छी आदत है कैसा भी हो गुजर जाता है। ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। आप अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हाँ, हमेशा मुस्कुराते रहें।